हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आ गया हूँ आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, इसी सिलसिले में आज एक मैं घटना देख रहा था। ये घटना सन 2009 की है, लेकिन इस घटना में जहाँ एक लड़की अपने परिवार के साथ सात लोगों को मौत के घाट उतार देती है, सिर्फ अपनी हवस और अपने लालच के अपने प्यार के लालच में अंधी होकर। तो दोस्तों, आज इस घटना को मैं आपको बताऊँगा, ये घटना किस तरीके से हुई, कहाँ पर हुई है, कौन ये लड़की थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है सोनम की। सोनम जो है एक 17 साल की लड़की थी, और ये जो घटना है, ये घटना हुई है हरियाणा के रोहतक के कबूलपुर ग्राम में। कबूलपुर की जो कहानी है, जो इस घटना का जो फ्लैशबैक है, वो थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा। तब इस कहानी में आगे बढ़ते आप धीरे-धीरे कहानी समझ जाएँगे। इस कहानी में सोनम का जो किरदार है, वो कहाँ और किस जगह से आता है। दोस्तों, ये जो कहानी शुरू होती है, कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक के कबूलपुर में। तकदीर सिंह डागर का परिवार था वहाँ पे। वो परिवार में उनकी पत्नी भूरी देवी और उनके 2 बेटे थे, सुरेंद्र सिंह और छोटा बेटा भूपेंद्र सिंह। तकदीर सिंह ने जो बेटों की परवरिश है वो और शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान दिया था, जिसकी नतीजा था कि पढ़ाई पूरी करते ही सुरेंद्र सिंह को वन विभाग में नौकरी मिल गई और भूपेंद्र सिंह को सेना में। दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और उन दोनों के रिश्ते आने लगे थे। तो तकदीर सिंह ने बड़े बेटे सुरेंद्र की शादी सालावास से विधायक रह चुके जिले सिंह की बेटी प्रमिला से कर दी। प्रमिला बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी युवती थी। इसलिए उसे पत्नी के रूप में पाकर सुरेंद्र सिंह अपने आप को जो है बहुत धन्य समझते थे, और प्रमिला भी जो है कमाऊ और जान से बढ़कर प्यार करने वाले पति को पाकर खुद को भाग्यशाली समझती थी। परिवार में किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। समय जो है बहुत हँसी-खुशी के साथ गुज़र रहा था। उस गुज़रते समय के साथ में प्रमिला और सुरेंद्र जो है वो 2 बेटे अरविंद और बेटी सोनम के जो है माँ-बाप बन चुके थे। माँ-बाप बच्चों का लालन-पालन बड़े प्यार के साथ कर रहे थे, और जो उनके छोटे भाई थे भूपेंद्र, उनकी भी सेना में नौकरी लग चुकी थी, और तो तकदीर सिंह ने उनकी भी शादी कर दी। भूपेंद्र सिंह के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियाँ सोनिका, मोनिका और 1 बेटा विशाल। लेकिन शायद कुदरत को भूपेंद्र की ये खुशी मंज़ूर नहीं थी। तकरीबन इस घटना के तकरीबन 1.5 साल पहले सुरेंद्र की पत्नी की अचानक से मौत हो जाती है। अब जो कि भूपेंद्र सिंह के बच्चे छोटे थे, इसलिए और भूपेंद्र की नौकरी की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, तो इसलिए सुरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र के बच्चों को अपने साथ ही रख लिया। और सुरेंद्र सिंह की बेटी जो सोनम है, वो सयानी हुई। तो अब जो जो हम घटना का जो ज़िक्र कर रहे हैं, वो पूरी घटना ये सोनम पर ही केंद्रित होती है। अब जो सोनम है, वो जैसे-जैसे सयानी होने लगी, तो वो ज़िंदगी के रंगीन सपने देखने लगी। उसे जो अपने सपनों का भावी राजकुमार है, वो उसके सपनों में आने लगा। और इसी बीच वो एक दिन अपने घर के बाहर खड़ी हुई, तो उसकी नज़र जो है सामने साइकिल से उतर रहे एक युवक पर पड़ती है। तो जैसे ही उसकी नज़र उस युवक पर पड़ती है, वो युवक भी एकदम उसी को ताड़ रहा था। अचानक उसकी जो है, तो युवक की हरकत जो है उसको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसकी नज़रों में ऐसा आकर्षण था कि वह चाहकर भी उसको कुछ कह नहीं सकी। वह युवक उसी की तरफ ताकता रहा, तो सोनम को भी उसकी हिम्मत पर हैरानी हुई, और कुछ देर तक वो उसकी तरफ एकदम एक टकी लगाए ताकता रहा। उसके बाद मुस्कुराते हुए जो है, सोनम के घर से कुछ दूर पर सीधे घर में जाकर वो घर पे चला जाता है। युवक तो चला गया, लेकिन उसकी नज़रों का जो जादू चला, वो सोनम के दिल में वो हलचल मचा देता है, और उसका चेहरा जो है उसकी नज़रों के सामने नाचने लगा। अब जब भी उसकी मुस्कुराहट याद आती, तो वो बेचैन सी उठती थी। युवक कौन था, कहाँ का रहने वाला था, ये जानने के लिए सोनम की बेचैनी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। धीरे-धीरे उसकी स्थिति अजीब होती जा रही थी। उस युवक के बारे में जितना भी सोचती थी, उसके आकर्षण का जादू उतना ही तेज़ी से उसके रोम-रोम में समाता जा रहा था। आखिरकार जब उसकी बेचैनी हद पार करने लगती है, तो उसने युवक के बारे में अपनी सहेली से पता किया, तो सहेली ने बताया कि युवक का नाम नवीन है, और वो कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रहा था। वह उसकी खूबसूरती और गदराए जिस्म का दीवाना हो चुका था, और उसकी झलक पाने के लिए हमेशा लालायित रहता था। अब चूँकि इश्क की आग थी, दोनों तरफ लग चुकी थी, तो अब नवीन को शीशे में उतारने के लिए सोनम ने तो जल्द ही उसे कामयाबी मिल गई। इसे टीवी का प्रभाव कहें या फिर उम्र की फिसलन, सोनम की पढ़ाई के दौरान ही यह प्रेम रोग उसको लग चुका था, और वो इससे किसी भी तरीके से जो है नवीन से मिलने के लिए छटपटा रही थी।
दोनों जल्दी ही दोनों ने मिलना-जुलना आरंभ कर दिया, बल्कि घंटों-घंटों वो फ़ोन पर बातें करते रहते थे। तो आपस में जो है एक तरीके से उन्होंने पूरा जो प्यार का मायाजाल है, उसको एक तरीके से दोनों उसमें आ चुके थे। सोनम को जब भी नवीन से मिलने का मन होता है या समय मिलता है, वो फ़ोन पर समय या जगह बता दी थी, तो दोनों वहाँ पर मिलते, घंटों-घंटों वहाँ पर बात करते। समय के साथ-साथ दोनों का जो प्रेम है, वो परवान चढ़ने लगा और मन के साथ तन मिलने में भी देर नहीं लगी। दोनों का जो है जिस्मानी संबंध भी जो है वो बन चुका था। अब चूँकि कहते हैं प्यार हो और या बुराई हो, वो जल्दी छुपता नहीं है, तो वही इनके साथ भी हुआ। सोनम और नवीन के जो प्यार की खुशबू है, वो घरवालों की नाक तक भी पहुँच गई थी। जब सुरिंदर सिंह और प्रमिला को सोनम के प्यार की महक पहुँची, तो पति-पत्नी सन्न रह गए। इसकी वजह थी, एक तो सोनम ने अपने मन से प्यार कर उनके साथ उनको आघात पहुँचाया था। दूसरा इससे बड़ा आघात था कि नवीन उन्हीं के गोत्र से आता था, जहाँ पर आपस में जो है एक तरीके से गोत्र में आने वाले के साथ में शादी नहीं करी जा सकती थी। तो हरियाणा में प्यार करना ही गुनाह है, ऊपर से अगर प्यार सगोत्री हो तो प्यार करने वाले को मौत तक का फरमान सुना दिया जाता है। तो अब ऐसे में सुरेंद्र या उसका परिवार इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तो उनकी बेटी एक सगोत्री लड़के से प्यार करे और उसके साथ शादी करना चाहे, तो ये उनके परिवार के लिए किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था। तो इसी के साथ जो है सोनम के घरवाले जो हैं उस पर बंदिश लगाते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। घरवालों को उसने उसका मोबाइल भी छीन कर रख लिया था और मिलना तो उसका एकदम से जो है उन्होंने घर से निकलना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। अब बातचीत में जब बाधा पड़ी तो नवीन ने एक मोबाइल फ़ोन और सिम लाकर सोनम को दे दिया चुपचाप। इसके बाद दोनों एक-दूसरे से जो है अपनी-अपनी जो दुःख है, पीड़ा है, एक-दूसरे से बयान करने लगे। अब सोनम ने 12वीं पास कर इसके इसी बीच जो है वो बीए में दाखिला ले लेती है और एक बार उसका फिर से नवीन के साथ जो मिलने का रास्ता है, वो रास्ता खुल जाता है। अब इसके बाद में जो प्यार की जो उनकी पींगें थी, वो पींगें फिर धीरे-धीरे वो आगे बढ़ा रहे थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों एक-दूसरे के मोहजाल में इतनी बुरी तरीके से फँस चुके थे कि वो आपस में एक-दूसरे के बिना कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे एक-दूसरे की। इधर जब सोनू के घरवालों को पता चलता है कि नवीन से वो घर के बाहर जाकर मिलती है, तो घरवालों ने घर परिवार की इज़्ज़त की दुहाई देकर और नवीन से संबंध ख़त्म कर लेने के लिए खूब समझाया। लेकिन नवीन के प्यार में पागल सोनम जो है वो घरवालों की बातें जो हैं अच्छी लगने के बजाय उसको बातें बहुत बुरी लगती थी। इसके बाद नवीन से चोरी-छिपे फिर भी मिलती रही और सुरेंद्र सिंह बेटी की हरकतों से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने उसको हॉस्टल में डाल दिया। सोनम के का घरवालों का सोचना था कि नवीन से दूर रहेगी तो शायद ये जो उसको भूल जाएगी और लेकिन ये उनकी जो सोच है, ये सोच उल्टी रही। सोनम के हॉस्टल भेजे जाने की जानकारी नवीन को हुई तो वह शहर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा और वहाँ पर तो रोकने-टोकने वाला तो था नहीं, इससे दोनों खुलकर मिलते-जुलते थे। परिणामस्वरूप दोनों का प्यार जो है इतना गहरा हो गया था कि जुदाई की बातों से ही दोनों सहम उठते थे। आपस में उन किसी तरीके की जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो शायद यही वजह थी कि दोनों ने घरवालों की चोरी छिपे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पड़ता है का एक पार्क है, वहाँ पर जाकर दोनों जो है चुपचाप शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में ये बात घर में किसी को भी पता नहीं होती है कि इन दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है। जब इस बात की जानकारी घरवालों को मिलती है, तो सोनम की पढ़ाई छुड़वाकर उसको घर में कैद कर दिया जाता है। लेकिन सोनम का जो मोबाइल फ़ोन जो नवीन से बात होती थी, घरवालों की सख्ती से सोनम परेशान हो जाती है और उनकी बातों से वह जान गई थी कि जो घरवाले हैं, वो किसी कीमत पर उसका ब्याह नवीन के साथ में नहीं होने देंगे और ना वो उस रिश्ते को कभी भी मंज़ूर करेंगे। जब उसे लगता है कि नवीन के प्यार के बिना नहीं रह पाएगी, तो बार-बार उसको यही कहती है कि यहाँ वह किसी भी तरह उसके बिना नहीं रह सकती है, तो अब जो कुछ भी करना है, वो उसी को करना है। अब जब उसके पिता सुरेंद्र सिंह उससे कहते हैं कि उनके जीते जी तो शादी नहीं हो सकती, तो सोनम के मन में विचार आया कि अगर जीते जी नहीं हो सकती है, तो उनके मरने के बाद तो शादी हो सकती है। तो वो अपने मन में तय कर लेती है कि ब्याह तो करेगी, तो वो सिर्फ़ नवीन से ही करेगी, चाहे उसके लिए अपने घरवालों को उसको मारना ही क्यों ना पड़े। तो अब घटना में यहीं से ट्विस्ट आता है इस घटना में। अब इसके बाद में जो सोनम होती है, इस विषय पर नवीन के साथ बात करती है, तो वो भी राज़ी हो जाता है। इस विषय पर दोनों बहुत गहराई से सोच-विचार करते हैं कि नवीन के प्यार में अंधी सोनम अपने घर के वालों को ख़त्म करने की योजना बना चुकी थी। वो पूरी तरीके से प्लान कर चुके थे कि उनको किस तरीके से ख़त्म करना है।
तो इसी योजना के तहत जो नवीन है अपने दोस्त जसबीर उसका एक दोस्त होता है जसबीर, उससे वो नशे की गोलियां मंगाता है। जो जसबीर का जो दोस्त है, एक दोस्त था जसबीर का ओमवीर, उसकी केमिस्ट की शॉप थी। तो जो जसबीर है वो नशे की 100 गोलियां वहां से लेकर आता है और वो नवीन को दे देता है। नवीन जो है वो सारी गोलियां लाकर सोनम को दे देता है। और उस दिन रात को जब, क्योंकि खाना जो है वो सोनम भी बनाती है, तो उस दिन रात को जब सोनम खाना बनाती है तो नवीन के द्वारा जो लाई गोलियां थी, वो गोलियां उस आटे में और सब्जी में मिला देती है। और गोलियां पड़ी होने की वजह से रात को खाना खाने के बाद में घर के जो सभी लोग हैं वो गहरी नींद में सो जाते हैं। इसके साथ सोनम फ़ोन करके नवीन को बुलाती है। तो जो नवीन होता है वो तुरंत जो है उसके कहने पर उसकी योजना अनुसार घर पर पहुंच जाता है। जिस समय नवीन सोनम के घर आया तो उस समय रात के 10 बज रहे थे। सोनम सबसे पहले अपने माता पिता सुरेंद्र और माँ प्रमिला गले में रस्सी डालकर गला घोटा। इसी के साथ सामने के मकान में सो रही दादी भूरी देवी, भाई अरविंद और फिर चाचा की जो बेटियां होती हैं सोनिका, मोनिका और उनका बेटा विशाल, उनकी कपड़े से गला घोटकर हत्या कर देते हैं। और अपने ही घर परिवार के 7 लोगों की हत्या करने के बाद में जो सोनम होती है, वो बड़ी चतुराई से खुद को बचाने की उसको चिंता होती है कि अब मुझे अपना बचाव कैसे करना है। तो इसी के साथ वो सोच विचार के उसको लगता है कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोगों को लगे कि ये जो हत्याएँ हैं वो लूट के लिए की गई हैं, ना कि जो है वो अ, उसके द्वारा ये हत्या की गई हैं। इसी के लिए वो नवीन के साथ मिलकर घर का सारा सामान इधर फैला देती है। और इतना सब कर लेने के बाद में दोनों ने लाशों के बीच अपने जिस्म की प्यास भी बुझाई। और वहीं पर जो है वो इस तरीके का जो है ये घृणित कार्य जो है उन लाशों के बीच में करते हैं। इसके बाद जो उसका प्रेमी होता है नवीन, वो अपने घर चला जाता है और सोनम जो है बेहोशी का नाटक करते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। इसके अगले दिन नवीन छारा गांव के रहने वाले अपने मामा के घर चला जाता है और तकदीर सिंह रात को सोने के लिए गांव के बाहर मकान में चले जाते हैं। सुबह की चाय जो है उनकी वहीं पर पहुंचाई जाती है। उस दिन वे फ्रेश होकर रोज की तरह चाय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर हो गई, लेकिन जब कोई चाय लेकर नहीं आया तो उनको चिंता हुई, आखिरकार कोई चाय लेकर क्यों नहीं आया। तो जब चाय काफ़ी देर हो गई तो तकदीर सिंह घर की ओर चले। घर पहुंचकर उन्हें दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो खुल जाता है। घर का दरवाज़ा खुला देखकर उन्हें हैरानी होती है। जब वो आवाज़ लगाते हैं, आवाज़ लगाने के बाद जो कोई आवाज़ नहीं आती तो उनका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क उठता है। और धड़कते दिल के अंदर से वो घर के अंदर जब दाखिल होते हैं तो उनका दिल जिस आशंका से धड़क रहा था वह गलत नहीं था। अंदर कमरे में बेटा सुरेंद्र, उसकी पत्नी प्रमिला बेड पर बेसुध पड़े हुए थे। और नज़दीक ही वो देखते हैं कि जहाँ पर उनके गले पर निशान थे, उनके मुँह से चीख निकल जाती है। चीख इतनी तेज़ थी कि आस-पड़ोस के रहने वाले जो लोग जैसी हालत में थे, वो उनके पास पहुँचते हैं। उनको देखते-देखते काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और तकदीर सिंह सामने वाले घर में पहुँचे तो वहाँ पत्नी और पोती-पोतियों की लाशें देखकर सिर थामकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। सुरेंद्र की बड़ी बेटी सोनम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी तलाश शुरू हुई तो वह बाथरूम में बेहोश मिली, जिसे तत्काल इलाज के लिए जो है पीजीआई भेज दिया जाता है। मकान के चौबारे में 2 इलेक्ट्रीशियन सोए हुए थे। दोनों सुरेंद्र के मकान में बिजली फिटिंग करने के लिए आए हुए थे। रात को वहीं रुक गए थे। दोनों को सुबह गाँव वालों ने जगाया तो उन्हें घटना का पता चला। पूछताछ में उन्होंने बताया कि रात को खाना खाने के बाद पता नहीं क्या हो गया, इतनी गहरी नींद में सो गए कि उनकी आँखें उन लोगों के जगाने पर खुली। एक ही परिवार के एक साथ 7 लोगों की हत्या जो है पूरे गाँव में मातम फैल जाता है। किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना अति गंभीर थी, इसलिए सूचना मिलते ही पुलिस ही नहीं, जिले की सभी पुलिस अधिकारी भी गांव कबूलपुर पहुंच जाते हैं। पुलिस जांच शुरू होते ही पुलिस को पता चला कि गांव का पुलिस का ध्यान बटाने के लिए घर का सामान फैलाया गया है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। तो पुलिस जो है तुरंत फोरेंसिक एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड आदि को सभी को बुला लिया जाता है, लेकिन सब से पुलिस को तत्काल कोई सफलता नहीं मिलती। तकदीर सिंह का कहना है कि उनकी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि इस तरीके से उनके परिवार को मार दे। तो पुलिस ने घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी की के बाद सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह के मामा की शिकायत पर करमवीर, उसकी पत्नी और एक अन्य रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के जांच शुरू कर दी जाती है। चूंकि मामला एक पूर्व विधायक की बेटी, दामाद और सैनिक के बच्चों की हत्या का था, तो इसलिए पुलिस इस मामले का खुलासे के लिए जी जान से जुड़ जाती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब डीएसपी हेडक्वार्टर दलबीर सिंह यादव ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चलता है कि उसकी एक नंबर पर लगातार और लंबी बातचीत होती थी।
जहाँ से उस नंबर के बारे में पता किया गया तो नवीन का नंबर निकलता है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि नवीन और सोनम के प्रेम संबंध है, जिसको लेकर सोनम की घर में कलह चल रही थी। 2 दिन बाद पीजीआई से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस पूछताछ के लिए सोनम को थाने बुलाती है। पूछताछ शुरू हुई तो सोनम ने घर की बातें बताकर पुलिस को बरगलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो हवस में अंधी एक ऐसी लड़की की कहानी उसे सुनाई जिससे माँ-बाप ने पैदा किया, जिस दादी की गोद में वो पली-बढ़ी, जिन माँ भाई-बहन के साथ में खेल-कूद कर वो जवान हुई, और एक प्रेमी के लिए उसने उन सभी की जो है मतलब एक तरीके से एक झटके में उन सभी को ख़त्म कर दिया। सोनम का अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस जो है नवीन और उसके मामा के गाँव छारा से गिरफ्तार कर लेती है, जहाँ पुलिस उसके बाद में उसके दोस्त जसबीर और जो केमिस्ट था ओमवीर, जहाँ से वो गोलियाँ लेकर आता है, सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। इसके पुलिस अदालत से चार्जशीट पेश कर रही थी। उसके बाद अदालत में कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान इस भौच हत्याकांड में सोनम और नवीन के लिए फोरेंसिक टीमों की जांच और नवीन द्वारा सोनम को दिए गए फर्जी पते का सिम कार्ड जो है वो गले की फांस बन जाता है। फोरेंसिक टीम ने जांच घर के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल के शीशे पर नवीन के फिंगरप्रिंट पाए। उसके अलावा मृतक के बिस्रा में मिले नशीले पदार्थ, सब्जी, आटे मिले पदार्थ एक ही जैसा पाया जाता है। पूछताछ के इलेक्ट्रीशियन थे, उन्होंने बताया कि रात में सोनम ने ये खाना लाकर उनको दिया, सभी ने वही खाना खाया था जो परिवार के अन्य सदस्यों को दिया गया था, तो उनकी गवाही मुकदमे में अहम साबित होती है। और नवीन की निशानदेही पर पुलिस दवा के रैपर और एक खंडर से बरामद किए से करती है। मुकदमे करीब 4.5 साल तक चलता है। उसके बाद जो सेशन जज होते हैं सुनील कुमार गुप्ता की अदालत, वो सुनील और उसके प्रेमी नवीन और जसबीर को इस केस में दोषी करार देती है, और जबकि इस हत्याकांड में ड्रग्स एक्ट के तहत नामजद ओमवीर को कोर्ट साक्ष्य के अभाव में बरी कर देती है। अब सजा के लिए जो है बहस में पीड़ित पक्ष के जो वकील जो है वो फांसी की सजा की मांग करते हैं। इसके लिए रेलूराम पूनिया का हत्याकांड था उसका और उत्तराखंड के सुंदर मामले का एक उदाहरण दिया जाता है। दोनों मामलों में परिवार के लोगों की सामूहिक हत्या की गई थी और इनमें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इसी जबकि बचाव पक्ष ने जीने का अधिकार की बात करते हुए फांसी न दिए जाने की मांग करी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज सुशील कुमार गुप्ता लंच के बाद 2:05 पर आकर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और 1 मिनट में फैसला सुनाते अपने केबिन से चले जाते हैं। जो अपने वो उनके फैसले के अनुसार जो अपने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली सोनम उसके प्रेमी नवीन को फांसी की सजा सुनाई जाती है, और जो उनके साथ में जो उसका दोस्त था जसबीर, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। वो शाम तकरीबन 4:30 बजे तीनों दोषियों को फैसले की कॉपी देकर सुनारिया जेल भेज दिया जाता है। हालांकि बाद में ये मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जाने के बाद जो सोनम और नवीन की सजा है उसको बरकरार रखा जाता है, और जो जसबीर होता है, जसबीर को की जो सजा है उसको माफ़ कर दिया जाता है। इसके बाद सोनम और जसबीर जो हैं सोनम और नवीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए जो है अपील दायर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जो है सुनने में आया था कि सन 2014 में जो सोनम की फांसी की सज़ा है उस पर रोक लगा दी जाती है, और क्योंकि उसकी जो उसमें माना जाता है कि जो उसका जो एज का जो फैक्टर था, जो क्योंकि उसकी एज उस समय वो नाबालिग थी, 17 साल 6 महीने की उसकी एज थी, जिसको उस समय केस में ध्यान नहीं रखा गया था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी फांसी की सज़ा पर रोक लगा देता है, तो जिससे ये मामला आज तक एज इट इज़ चल रहा है। तो दोस्तों ये सभी एक जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, बच्चे-बच्चियाँ, उनके लिए सबक है कि देखिए प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना और अंधेपन में एक अपने परिवार को जिसने आपको पाल-पोस कर बड़ा किया, आपके माँ-बाप, आपके दादा-दादी, आपके भाई-बहन से आप बड़े हुए हैं, तो उनको इस तरीके से मतलब ख़त्म कर देना कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, ये सिर्फ़ एक वीडियो बनाने का मकसद एक समाज को सबक देना है कि इस तरीके की जो घटना है की पुनरावृत्ति ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।